पेपर एकदम नजदीक में है और अभी भी लगता है कि बहुत मुश्किल आने वाला है पेपर, तो ये मन से हटा दो। पेपर बहुत ही आसान आएगा। जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसी में से मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी ले रखा हूं, तो करा भी रहा हूं। आज हम लोग आपके इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर में सबसे मेन बात की गई थी फूड रिसोर्सेज, जो खाने की चीजें हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, वो सब था इसमें चैप्टर में। लेकिन हम चैप्टर ना पढ़ते हुए बात क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आने ही आने वाले हैं। 1000 बार बोला, अभी भी बोल रहा हूं, बाकी के सारे चैप्टर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और इस चैप्टर की बात करेंगे क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सबसे पहले क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं आज की क्लास इतनी मस्त होने वाली है कि आपको भी लगेगा हाँ भाई किसी बढ़िया चैनल पे आया हूं मैं पढ़ने के लिए। मेरा नाम विकास, आप सभी जानते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की बिना देरी करते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भाई पेपर आ गया। अब पेपर आ गया है तो पेपर के लायक क्वेश्चन भी करना है। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो क्या है, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि अगर मान के चलिए हमने फसल उगा ली और फसल उगाने के बाद जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो स्टोरेज के समय में क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से ग्रेन का लॉस हो जाता है। तो दो तरीके की दिक्कतें हम देखेंगे अपने यहाँ पे। एक है हमारा जो बायोटिक तरीके से होने वाला है, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। दो तरीके के हैं, पहला हमने कहा बायोटिक और दूसरा बात करा हमने एबायोटिक। दोनों के केसेस को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे नुकसान होता है। सबसे पहले अगर एबायोटिक की बात कर रहे हैं, एबायोटिक मतलब जो नेचर है, जो जिंदा नहीं है। जैसे सबसे पहला आता है आपका ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में नमी। क्या हो भाई, हवा में नमी हो तब भी आपकी फसल खराब हो सकती है। कौन सी फसल, जो आप घर पे ला चुके हो, ग्रेन से बोलते हैं उसको, ठीक है। या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए इन्वायरमेंट का। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन आर एबायोटिक फैक्टर, यानी कि कैसे होगा, अगर मान के चलो हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो जैसे गेहूं आपने कहीं रख रखा है तो बोलते नहीं है कि सिवलन पड़ गया, मतलब एयर ज्यादा था वहां पे, एयर में वाटर ज्यादा था वहां पे। इसका मतलब वो जो ग्रेन्स है वो स्वेल करने लग जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सड़ने लग जाएंगी, तो वो आता है हमारा ये बायोटिक फैक्टर में। लेकिन कुछ बायोटिक फैक्टर है, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड सम इंसेक्ट्स दैट फीड एंड ग्रेन। यानी कि अगर हमने कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करके रख दिया जहां पे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स है या कुछ और चीज है, तो वो पूरा का पूरा जो भी हमने फसल लाके रख रखा है वो सारा खराब करके रख देंगे। तो आपको सिर्फ फैक्टर दिखाने थे, क्या क्या कारण है, कैसे। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, यदि आप लोग गाँव गए हो या फिर आप में से किसी के घर पे खेती होती हो तो देख रखा है कि बड़ी मुश्किल से उसको स्टोर के रखा जाता है, और ताकि वो सेफ रहे। क्या रहे बच्चों, वो सेफ रहे। हमने कहा एक और चीज आता है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर ड्रोन्स। ड्रोन्स, जी हाँ, ड्रोन सुना होगा आप लोगों ने, वो वाला ड्रोन नहीं जो हम शादी ब्याह में उड़ाते हैं, वैसा ड्रोन नहीं। ड्रोन एक खेती करने के लिए भी आता है, एग्रीकल्चर मोटिव के लिए भी आता है। तो उसके लिए क्या आता है, अभी आपने देखा होगा गाँव में और नई सरकार आने के साथ साथ बहुत सारी चीजें की गई कि ड्रोन किसानों को दिया जाता है, जिससे वो सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं अपने खेतों में ड्रोन के जरिए। तो ड्रोन बेसिकली होता क्या है, देखो कह रहा है ड्रोन एक एयरबॉर्न है, मतलब हवा में उड़ने वाली डिवाइस है, दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंप्रूव क्रॉप आउटपुट। यानी कि आउटपुट, वो चीजें जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा मोटिव क्या है, प्रोड्यूस कराना। क्या चीज प्रोड्यूस करना है, फसल को प्रोड्यूस कराना। अब अगर हम फसल को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कराते हैं तो हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रैक क्रॉप ग्रोथ। यहां तक कि हम यहीं पे बैठे बैठे अपने सामने खेत में ड्रोन उड़ा के कैमरे में देख सकते हैं कि हमारा कौन सा फसल ठीक है, कौन सा फसल हमारा खराब हो रहा है। तो एक चीज ये हो गया। दे असिस्ट फार्मर्स इन डेवलपिंग एग्रीकल्चर फील्ड, कह रहा है इसी की वजह से जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उन सब पे वो ध्यान रख सकते हैं। फॉर यूजिंग वाटर, पानी के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और हर्बिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए। कह रहा है अगर मान के चलिए ये खेत है, क्या है बच्चों, खेत है, और अगर मैं इसमें ड्रोन लेके आया यहाँ पे, तो क्या करेगा, ऐसे डॉट 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 करके
छिड़काव कर देगा किस चीज का, पानी का छिड़काव कर सकता है, ठीक है, सीड्स डाल सकता है, हरे फर्टिलाइजर्स डाल सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, जिसकी वजह से जो लोगों की एनर्जी है वो बचेगी। कैसे बचेगी? उनको खेत में जाना नहीं पड़ेगा भाई इतनी धूप में, वो वहीं से अपने घर में बैठे बैठे कर लेंगे। एग्रीकल्चरल बाय अलाउइंग फार्मर टू सेव ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी वाइल यूजिंग इंक्रीजिंग एफिशिएंट, यानी कि फसल की उत्पाद को बढ़ाने के लिए और फार्मर्स का आवश्यकता जो था, उनको जिस चीज की जरूरत थी समय बचाने के लिए, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे भी कम लगे और भी चीजें बचाने के लिए, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्यूचर रिलेटेड है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ सकता है। और इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो याद रखना उसके ग्रोथ में इफिशियंसी लेके आएगा, ज्यादा से ज्यादा फसल अच्छी होगी। ये सारी चीजें सिर्फ इसी की वजह से हो सकती हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन वैसे होने के लिए लोगों को फिर खेती में जाना पड़ेगा, चाहे धूप हो चाहे जो हो, जैसे कि पहले के जमाने में होता था। अगला आता है डिफाइन इंटरक्रॉपिंग। आपको समझाना है बच्चों कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। अभी इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझ गए होगे, एक लिखा है इंटर, इंटर मतलब बीच में, और क्रॉपिंग करना है। मेंशन इस एडवांटेजेस। देखो अगर कोई भी हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोला कोई भी अगर हम मेथड यूज करते हैं तो उसका एक एडवांटेजेस होता है, वो एडवांटेजेस हमें पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि अगर हमें एडवांटेज नहीं पता होगा तो फिर इस्तेमाल करने का क्या फायदा है कि नहीं। तो आंसर देखिए, इंटरक्रॉपिंग के मतलब समझिए, इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कल्टीवेटिंग टू, मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप्स को ऑन द सेम फील्ड इन रो एट द सेम टाइम। यानी कि एक छोटा सा डेमो डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मान के चलिए इस लाइन में हमने आलू उगा रखा है। क्या उगा रखा है बच्चों? आलू उगा रखा है। ये आपका खेत है और इधर आपने आलू उगा रखा है, ठीक है। अब उसी बीच में लगता है आपको मन कर रहा है टमाटर उगाने का, गोभी उगाने का, या किसी और चीज उगाने का, मटर उगाने का, तो आपने इसी लाइन में क्या उगा दिया? टमाटर, भिंडी या फिर कोई और चीज उगा दिया। तो इसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक क्रॉप के बीच में दूसरा क्रॉप उगा देना, लेकिन जो फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा, खेत क्या रहेगा वो सेम रहेगा। क्या क्या फायदे हैं? देखो सबसे पहले कम जगह में ज्यादा तरीके का, एक सीजन में ज्यादा तरीके की फसल उग सकती है। प्रोडक्टिविटी इज हायर। हमारा खेती करने का मोटिव ही सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा फसल को कम एरिया में उगा सके। तो हमने क्या बोला? प्रोडक्टिविटी तो हम बढ़ा देंगे बहुत इजी से। इट सेव स्पेस एंड टाइम बाय फार्मिंग टू और मोर क्रॉप्स एट द सेम टाइम। यानी कि अगर मैं एक खेत की बात करूं, ये मेरा क्या है? एक छोटा सा मेरा खेत है। मैंने कहा इस खेत में अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है तो मैं इंटरक्रॉपिंग कर लूंगा, ठीक है। दूसरा क्या? मेरे को कम जगह में चलना पड़ेगा, मुझे कम जगह का ध्यान देना पड़ेगा और आराम से इसकी खेती बाड़ी हो जाएगी, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स एड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि इसकी वजह से अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं या फिर ये वाली प्रोसेस हम अपने खेत में आजमाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे खेत की ओवरऑल मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी ग्रोथ होगी, खराब नहीं होगी। तो ये फायदा होता है इंटरक्रॉपिंग का। बहुत जगह आपने अपने गांव में देखा होगा ऐसा होता है इंटरक्रॉपिंग में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन। मैंने 1000 बार बताया कि ये जो डिफरेंस बिटवीन है उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज नोटिस करना है कि एक तरफ एक को रखना है, दूसरी तरफ दो को रखना है, दोनों को कंपैरिजन कर देना, बट डिफरेंस हो गया। तो किसके बारे में? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, 1000 बार सुना होगा। क्या है बेसिक इसमें? पहली लाइन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर एज फॉलो। क्या क्या? सबसे पहले आता है आपका रबी क्रॉप्स, दूसरा आता है आपका खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की बात करेंगे, दिस क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसको ठंडियों के सीजन में देखा जा सकता है या फिर इसको ठंडियों के सीजन में लगाया जाता है, लेकिन अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो इसको समर के सीजन में लगाया जाता है, ठीक है। इट नेसेसरेट चिली ड्राई क्लाइमेट। इसके लिए बहुत ये समझ सूखा तरीके का ड्राई उसको चाहिए होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, सूखा। इट नेसेसरी हॉट ह्यूमिड एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? गर्मी में गर्म तो होना ही होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिड टेम्परेचर होना चाहिए या फिर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि नमी वाला जगह चाहिए। अब नमी कब होगी? जब ज्यादा गर्मी होगी तो जो
आपका पानी है नदी वदी का, वो भाप बन के हवा में मिक्स हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख देना कि कौन कौन सी फसल कब कब होती है, जैसे कि रेवी क्रॉप्स का कुछ एग्जांपल लिख देना इसके नीचे, और खरीफ क्रॉप का एग्जांपल लिख देना। चलो कमेंट में लिखो और देखते हैं किसको किसको पता है कि कौन सी ऐसी फसल है जो किस कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, जो कि हमारा और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांव के लोग या फिर जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो लोग खेतों में क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? फर्टिलाइजर्स। क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने का मोटिव ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा फसल को बढ़ा सके। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का मतलब ही होता है कि हम अपने फसल के ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? फसल को ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, क्या क्या दिक्कतें होंगी अगर हम फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक व्यापारी हूं लेकिन मेरे पास बहुत सारा खेत है, मैंने कहा भाई मैं ढेर सारे तरीके का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कराऊंगा और ज्यादा से ज्यादा फसल उगवा के और शहरों में बेचूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन 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 मुन्ना वापस आ जाओ। ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने से या फर्टिलाइजर्स बार बार इस्तेमाल करने से खेतों को प्रॉब्लम होती है। वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इफेक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन, ज्यादा इस्तेमाल करते हो फर्टिलाइजर्स तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इम्पैक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी। सबसे पहले ही लाइन आ गया बच्चों कि सॉइल की क्वालिटी को ही बेकार कर दिखा रहे। क्या कह रहे हो? सॉइल की क्वालिटी बेकार हो गई तो फसल कैसे लगाएंगे? बस यही तो समझदार हो। अब क्या बोला हमने? फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन लीड्स टू अ लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड अ डेट्रियोटेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का किसके लिए? खेतों के लिए, तो जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो खेत में मौजूद होता है, जो उसको फसल को मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, वो खराब होने लगेगा। एंड जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी खराब होने लग जाएगा। कभी सूखा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो कितना पानी दोगे, कितना सब चीजें करोगे। अगला आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखो, यूट्रोफिकेशन भी इसी का पार्ट है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन कॉज नाइट्रेट बिल्डअप इन द सॉइल। यानी कि अगर मैं फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करूंगा या फिर मैं ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा हूं तो नाइट्रेट का जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने से बढ़ेगा तो सॉइल की क्वालिटी घटेगी। ठीक है, अब मान के चलो जब ज्यादा बढ़ जाएगा, अब बारिश तो होना ही होना है। एक कहानी की तरह समझाता हूं। अब मैंने क्या करा, एक खेत लिया, उसमें गेहूं की फसल उगाई। अब मैंने ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स उसमें इस्तेमाल कर दिया, अचानक भाई बारिश होने लग गई। ठीक है, अब वो गर्मी था लेकिन बरसात का टाइम आ गया, बारिश होने लग गई। ठीक है, अब जैसे ही बरसात होने लगा तो क्या होगा कि वो सारा का सारा जाके सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो क्या बोला? रेन वॉशेस नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इनटू लेक, पोंड एंड रिवर। अब बारिश हुआ, उसमें से मिट्टी में से पानी सीधे नदियों में चला गया, नदियों में जाके लेक्स में हो गया, पोन्ड्स में हो गया, रिवर्स में हो गया। वेयर द इनकरेजेस एल्गी टू डेवलप एक्सेसिवली। यानी कि अगर ये नाइट्रेट्स नदी में चला गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो उस नदी का पानी पी रहे हैं, जैसे हम लोग, बीमार हो सकते हैं, डिजीज हो सकता है। दूसरी चीज, यहां तक कि उसके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाएगा। और जानते हो किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में अगर एल्गी बहुत ज्यादा बढ़ा तो मछलियों के लिए दिक्कत हो जाएगा और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है ओवरऑल दिक्कतें तो बढ़नी है, दिक्कतें तो होनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से कंपैरिजन आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों? कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन बहुत ही नॉर्मल सा है। अभी हम फर्टिलाइजर कर रहे थे, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में भी तो कुछ होना चाहिए कि मैं फर्टिलाइजर की जगह पे क्या इस्तेमाल करूं, है कि नहीं? समझ गए होगे क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोगों ने अपने गाँव में, अपने घरों में देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स की जगह पे बहुत सारे लोग जैसे काउ डंक हो गया, मतलब गोबर हो गया, ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्युअर हो गया और फर्टिलाइजर्स हो गए, इनके यूजेस को मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है उसको दिखाना। द कंपेरिजन बिटवीन यूज ऑफ द मैन्युअर एंड द फर्टिलाइजर्स आर एज फॉलो। कैसे दिया गया है देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया बच्चों मैन्युअर। क्या ले लिया? मैन्युअर ले लिया। और दूसरा क्या ले लिया हमने? फर्टिलाइजर्स ले लिया। एक मैन्युअर हो गया, दूसरा फर्टिलाइजर्स हो गया। दूसरों को कंपेरिजन करते हैं दोनों को। इट इज मेड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटर एंड प्लांट वेस्ट।
यानी कि जितने भी प्लांट वेस्ट होंगे उससे बनेगा, या फिर एनिमल ने जो एक्सक्रेशन किया जैसे गोबर वगैरह हो गया उससे बना। लेकिन ये सब दे आर मैन्युफैक्चर्ड कॉमर्शियली इन फैक्ट्रीज। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहां बनाए जाते हैं बच्चों? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इट कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग टिनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू द सॉइल। कह रहा है अगर हम मैन्योर को इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? हम मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? सॉइल को। तो सॉइल के लिए बहुत अच्छा कहलाया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा देखो फर्टिलाइजर्स में प्रोवाइड कंपोनेंट लाइक, अब ये क्या क्या बेकार बेकार चीज इसको प्रोवाइड करता है, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि तीनों के तीनों बेकार हैं खेत के लिए, तीनों के तीनों। आप कहोगे बेकार है तो फसल कैसे बढ़ती है? भाई बेकार चीजें से ही तो फसल बढ़ती है। अच्छी अच्छी चीजें कौन इस्तेमाल करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मुझे ईल्ड ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ईल्ड ज्यादा चाहिए, मतलब फसल ज्यादा चाहिए, और टाइम मेरा कम से कम लगे, मेहनत भी मेरी कम से कम लगे, और ये चाहिए मेरा ज्यादा। तो शॉर्टकट अपनाते हैं हर कोई। हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बार बार एक ही बात कहूंगा कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। एश्योर सॉइल फर्टिलिटी इन टर्म ऑफ द डोज एंड टाइमिंग। कह रहा है डोज और टाइमिंग के हिसाब से ही इसका सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से होगा। ज्यादा दे दोगे तो फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, नॉर्मल दोगे तो काम चलाऊ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखो क्योंकि इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस है सब सिंपल रहेंगे, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। कैसे नजरिया बनाना है? नेम 3 बेसिस साइंटिफिक अप्रोचेस फॉर इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ अ क्रॉप। यानी कि मैं एक ही बार एक ही तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब पेपर में आना ही आना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट चैप्टर का नाम ही है। अब इंप्रूवमेंट करना तो मुझे यील्ड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। यील्ड बढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन से साइंटिफिक अप्रोचेस या फिर बेसिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो 3 नाम बताइए, 3 को एक्सप्लेन करिए। तो क्या गया है? 3 के 3 सॉल्व, मतलब समझाते हैं, सॉल्व कर रहा हूं, समझाते हैं। सबसे पहला है बच्चों अपना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला ही लाइन है कि अगर मेरा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं उसको मैनेज कैसे करूं, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है? विच इन्वॉल्व्स करेक्ट इरिगेशन, सिंचाई बहुत अच्छी से होनी चाहिए, एंड फर्टिलाइजर्स भी होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, या फिर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इज वन ऑफ द 3 साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉर इनहेंसिंग क्रॉप यील्ड। यानी कि ये इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और मैनेजमेंट, ये चीजें जो हैं ये के सारी बहुत मेन मेथोडोलॉजी मानी जाती है किसी भी क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज्ड टू पॉलिश दिस। कह रहा है कि इसको बढ़ाने के लिए आप मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये टाइप्स होते हैं अलग अलग, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स है बच्चों? देखो एक है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है इंटरक्रॉपिंग जो अभी हमने पढ़ा था, और एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैन हेल्प विद द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब कह रहा है ये सब चलो तो आप ग्रोथ तो बढ़ा लोगे, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनसे कैसे बचाओगे? तो कह रहा है उनके लिए भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट और पैथोजेंस। इन सभी से भी बचाओगे तभी क्या बढ़ेगा आपका? क्या बढ़ेगा बच्चों? यील्ड बढ़ेगा। ठीक है। अगला देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आपने प्रोडक्शन तो करा लिया, अब प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे बचाएंगे अपने क्रॉप के। तो कह रहा है इट कैन बी अकम्प्लाइज थ्रू बायोलॉजिकली, केमिकली और कल्टीवेटेड मेथड। कह रहा है चाहे आप कल्टीवेटेड मेथड लगाओ, चाहे आप केमिकल लगाओ, और चाहे आप बायोलॉजिकल लगाओ, आपको ये सारे मेथड इस्तेमाल करके अपने क्रॉप को बचाना पड़ेगा। किससे किससे बचाना है? वीड से, इंसेक्ट से, पेस्ट से और पैथोजन से बचाना है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखिए क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। अब अगर आपके पास फसल है तो उसकी वैरायटी अलग अलग तरीके से तो मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। कह रहा है क्रॉप वैरायटी कैन बी एनहेंस बाय हाइब्रिडाइजेशन और ट्रांसजेनेटिक टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है अगर मुझे अपनी फसल को और अच्छा करना है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे एक नया हाइब्रिड तरीके का आपके पास फसल आएगा जो कि यील्ड में बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे, किसी में से सीड गायब कर दिया, किसी में से कुछ कर दिया। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डू सो इन ऑर्डर टू गेट अ डिजायर प्लांट ट्रेड्स। यानी कि ये मेथड इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए
ताकि हमें जिस तरीके का प्लांट चाहिए, अगर मुझे ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें एक ही छोटे से हिस्से में ज्यादा दाने निकले, जैसे गेहूं के ज्यादा दाने निकले, तो मुझे उस तरीके के प्लांट से वीड करवाना पड़ेगा, सॉरी क्रॉस कराना पड़ेगा, ताकि मैं प्लांट का वो ट्रेड पा सकूं। ट्रेड का मतलब होता है उस टाइप का, ठीक है। तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि आपको वो स्टेप्स लिखने हैं। कौन से स्टेप लिखने हैं? टू प्रिवेंट, आपको क्या लिखना है? टू प्रिवेंट, किस चीज को बचाने के लिए? देखिए, टू प्रिवेंट कंट्रोल डिसीज इन एनिमल्स, जो जानवरों के अंदर बीमारियां होती हैं उससे कैसे बचाया जाए। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बचाने के लिए, जैसे प्रोवाइडिंग एडवोकेट शेल्टर, यानी कि उन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह दी जाए ताकि वो बीमारी से बचे। मेंटेनिंग एनिमल्स हाइजीन, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी साफ सफाई, हाइजीन। एंड डिस्पोजिंग ऑफ डेड एनिमल एंड एनिमल वेस्टेड प्रॉपर्ली, जैसे कि कोई मान के चलिए कोई मुर्गी का फार्म खोल रखा है, तो वहां सफाई ध्यान देनी पड़ेगी उसको, पहला चीज, नहीं तो बीमार हो जाएंगे सारे। या तो वहां पे जो भी चीज दे रहा है, जैसे सफाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, जितने भी मर जाएं उन लोगों को अच्छे से डिकम्पोज किया जाए जमीन के अंदर या फिर कैसे भी तरीके से। एनिमल्स वेस्ट प्रॉपर्ली, और जो वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली डेली, जैसे गाय वाय होती है, भैंस वैस होती है, वो गोबर प्रोड्यूस करती है हमारा वेस्ट, तो डेली उनको क्लीन करना, वहां से हटाना, ये सब चीजें होनी चाहिए जिससे उनको बीमारियां नहीं होंगी। डिजीज स्क्रीनिंग ऑफ एनिमल, चेकिंग के लिए आना चाहिए कोई जो चेक करे एनिमल्स को कि सही है कि नहीं है, ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है। विद अनहेल्थी एनिमल बीइंग आइसोलेटेड इमीडिएटली, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको पाया जाए कि अगर उनके अंदर कोई बीमारी है या कोई दिक्कत हो रही है उनके अंदर, तो उनको आइसोलेट कर दिया जाए एक अलग हिस्से में रखकर, ताकि उनके अंदर जो बीमारियां हैं वो दूसरे के अंदर ना आ सके। अब ये हो गए हमारे 3। चौथा पॉइंट देखो, फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ अ वेटरनरी प्रैक्टिशनर, यानी कि जो इन सब चीजों को देखता है उसकी एडवाइस लिया जाए। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर डाइट, उनके खान पीन का, जो भी वो चीज खाते हैं उन पे ध्यान दिया जाए, तो प्रॉपर डाइट हो गया, ठीक है। और जो वो लोग एडवाइस दिया जाए उनको एडवाइस को लिया जाए, ठीक है। एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यानी कि उनको जिस चीज की दवाइयों की जरूरत हो उनकी मेडिसिन, उनका दवाई, उनका मेडिकल चीजें, ये सभी सही से होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? देखो ये ज्यादा बड़ा आया तो आपको लिखना है, जैसे 5 नंबर का आया तो 5 पॉइंट देना पड़ेगा, 3 नंबर का आया 3 पॉइंट दे देना। हैंडलिंग ऑफ ऑल एनिमल प्रोडक्ट, जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो प्रोडक्ट है उनको हैंडल करना। एंड बाय प्रोडक्ट इन सैनिटरी मैनर, सफाई से अच्छे से उनके प्रोडक्ट्स को रखना, हटाना, मतलब एक तरीके से ओवरऑल अगर मुझे उनके बीमारियों से बचाना है तो पूरा हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये सोचूं कि मैं ढेर सारे लेके आ गया मुर्गी, ढेर सारे घोड़े या ढेर सारे वो, छोड़ दिया, जा भाई तुम बड़े हो, बढ़ते रहो, मैं तुमको बेच दूंगा बाद में, अगर मैं ऐसा करता रहा तो बीमारियां फैलेंगी और इफेक्ट करेंगी, जिससे हमें भी दिक्कतें होंगी, उनको भी दिक्कतें होंगी। ये भी हो सकता है कि एक बार में सारा मर जाए, सारे के सारे मर जाए, सारे मर गए तो मेरा ही नुकसान है कि नहीं? मेरा नहीं, जो पाल रहा है उसका नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, और मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फिर से वही बात कि अगर क्या होता है ये बता सकते हो तो बताओ हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा, हमारे लिए नहीं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूजफुल कैसे होगा। पहले देखो होता क्या है, अगर यह चीज आपको समझ आ गया कि क्या होता है तो आप खुद बता सकते हो कि क्या क्या मेथड से कैसे हम यूजफुल कर सकते हैं। इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन दैट कन्फर अ डिजायर ट्रेड रिजल्टिंग अ जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप, यानी कि अगर ऐसे क्रॉप्स मुझे बनाने हैं जो मेरा डिजायर है, जिस तरीके का मैं चाहता हूं, डिजायर ट्रेड, मुझे जिस तरीके की फसल चाहिए, मुझे इस तरीके के चाहिए, जैसे लहसन है तो लहसन में चाहता हूं इतनी बड़ी ना हो कलियां, उसकी इतनी बड़ी बड़ी कलियां हो, तो मुझे उस तरीके का डिजायर चाहिए कि मुझे उस तरीके का मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जीन्स का इस्तेमाल करूंगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करूंगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल कर मैं उसको चेंज कर दूंगा, हाइब्रिडाइज कर दूंगा। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, अगर 11th में साइंस साइड ले लिया तो क्या क्या इस्तेमाल है। देखो फायदा तो समझ गए होगे, यील्ड बढ़ेगा, मैं अपने मनचाहा फसल उगा सकूंगा, चाहे सीड रहे या ना रहे, ऐसे चीजें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। एग्रीकल्चरल मेथड, खेतों में कैसे इस्तेमाल करना है,
भाई इस्तेमाल तो कर ही लोगे, खेतों में है कि नहीं? हाँ तो कर लोगे। चलो कैसे करना देखो। बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय क्रिएटिंग वेराइटीज विच अ लार्ज यील्ड, यानी कि मैं अलग अलग तरीके का वेराइटीज बना सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकता हूँ, बेटर क्वालिटी के फसल उगा सकता हूँ, और शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि कम से कम समय में वो फसल उग के बड़े होके कट भी जाएगी तो मेरा टाइम बचेगा। एंड मोर टॉलरेंस टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे फसल भी रहेंगे जो उस सीजन में ना मिल पाए तब भी मैं उगा सकूं। जैसे मटर को देख लो, अभी बाजार में जाओगे लेने के लिए तो हर सीजन में मटर मिलता रहता है, हमेशा मिलता है मटर, लेकिन मटर का सीजन होता है ठंडियों में, ठीक है। सम ऑफ द अदर प्रैक्टिसेस आर, कुछ और प्रैक्टिसेस देखिए क्या क्या है। जैसे हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंस, मुझे हाई यील्ड करना है लेकिन पेस्ट को रजिस्ट करने वाला ऐसा चाहिए मुझे कि जितने भी पेस्ट हो जो मेरे फसल को बर्बाद कर रहे हैं मैं उनको ज्यादा से ज्यादा मार सकूं, खत्म कर सकूं। रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस, डोंट नीड फर्टिलाइजर्स टू फॉर गुड ग्रोथ। कहने का मतलब है, मान के चलिए अगर आप पेस्टिसाइड्स को मारना चाहते हैं, पेस्ट्स को मारना चाहते हैं तो ज्यादा ऐसा चीजें मत इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स जिनकी वजह से उनमें स्ट्रेस आ जाए प्लांट्स के अंदर और वो ग्रोथ ना सही से कर पाए, गुड ग्रोथ ना हो पाए, तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल करना। आपको पता है मेरे बारे में, मैंने इन्वायरमेंट से ही पढ़ाई कर रखी है, ये चीज शायद जानते होंगे आप। ऑल दीज फीचर्स हेल्प नॉट ओनली टू इंप्रूव क्वालिटी, कह रहा है कि सारे के सारे फीचर्स इसलिए नहीं होते कि हम किसको इंप्रूव करें, अपनी क्वालिटी को, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं और प्रोडक्शन, बट ऑल्सो रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कहने का मतलब है अपने मन में, अपने दिमाग में सिर्फ ये बिठाकर खेती नहीं करनी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा खेती करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाने हैं, बल्कि ये चीज करते हुए करना है कि मैं कहीं गलती से भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहा, कहीं मैं मिट्टी को खराब करते करते मैं पॉल्यूशन को तो ग्रोथ नहीं करवा रहा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, तभी हम किसी भी फसल को, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन होता है, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका 100% गारंटी श्योर होता है कि पेपर में आना ही आना है और आएगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा। क्या बोला है कि एक्सप्लेन वन मेथड, आपको कोई भी एक मेथड समझाना है क्रॉप प्रोडक्शन का विच इंश्योर हाई यील्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाए, फसल बढ़े। हर बार हम फसल को बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखिए क्या क्या है आंसर में, वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी वेरी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग गुड आउटपुट। कह रहे हैं कि अगर मुझे अलग अलग तरीके का मेथड मिल जाए, अगर मैं उनका इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत सारे तरीके का यील्ड प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। जैसे कि कुछ क्रॉपिंग पैटर्न दिए गए हैं, हमने जो मेंशन करे हैं। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रॉप, ऐसा चीज जिसमें हमने कॉम्बिनेशन किया। कॉम्बिनेशन का मतलब एक तरीके से रख सकते हो कि मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन क्रॉपिंग। क्रॉप इन बिटवीन मतलब एक के बीच में एक फसल उगाना, जो कि हमारा क्या आ गया बच्चों, इंटर क्रॉपिंग आ गया। और रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि एक क्रॉप लगाया फिर दूसरा क्रॉप लगाया फिर तीसरा लगाया, बारी 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 लगाता मैं चला जा रहा हूं। अब इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। आप कोई सा भी एक एक्सप्लेन कर सकते हो, पेपर में ये भी आ सकता है कि सारे एक्सप्लेन करें, तो हमने तीनों इसलिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि तीनों के तीनों हमारे इंपोर्टेंट है। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब समझिए, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग टू और मोर क्रॉप्स। याद रखना, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाया जा रहा है ऑन द सेम प्लॉट ऑफ अ लैंड एट द सेम टाइम। मतलब मैंने भाई ये खेत लिया, उसी में एक और चीज उगा दिया और उसी में एक और चीज उगा दिया, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। आगे देखिए सच जैसे कि व्हीट हो गया और ग्राम हो गया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ उगा दिया जाए, ठीक है। और व्हीट हो गया या फिर मस्टर्ड हो गया, उनको एक साथ उगाया जाए। ग्राउंड नट हो गया और सनफ्लावर हो गया, इनको एक साथ उगाया जाए, तो ये एक ही खेत में उग जाते हैं। दिस लोअर द रिस्क एंड प्रोवाइड सम प्रोडक्शन इन द इवेंट दैट वन ऑफ द क्रॉप फेल। कह रहा है इसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़े, वो एक दूसरे में ही रह के अपने आप को बढ़ा लेंगे, कोई फालतू का पौधा नहीं उगने वाला। एक आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग के बारे में हमने पहले भी बात किया था
कि एक के साथ एक लगा दिया है, इट इज प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन अ सर्टेन अरेंजमेंट। यहां अरेंजमेंट होगा, यहां ऐसे खिचड़ी नहीं पकेगी भैया, यहां अरेंजमेंट होगा। कैसे अरेंजमेंट होगा? ये लगाया हमने खेत अपना, एक हमने बोला कि भाई एक फसल हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। दूसरी फसल को हमने नाम दिया ग्रीन कलर का, तो वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग, कि एक फसल के साथ साथ एक और फसल कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, इसी में इंटरक्रॉपिंग में ही हमने बोला चलो ठीक है, हम तो समझ गए कि हाँ भाई एक के बाद एक के साथ करा जाता है, लेकिन किया कैसे जाता है? द क्रॉप आर चूजन टू हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूट्रिएंट। याद रखना अलग अलग होना चाहिए रिक्वायरमेंट। दिस प्रमोट्स ऑप्टिमल न्यूट्रिशन यूज वाइल also preventing pests and disease from the spreading to all the plants belonging to a single crop in a field, such as soya bean और प्लस में मेज और फिंगर मिलेट। यानी कि एक मैंने पौधा लगाया, फिर दूसरे का लगाया, एक लाइन में एक लगाया, एक लाइन में दूसरा लगाया। इससे मेरा फायदा ये रहेगा कि मुझे जिस पे जो छिड़काव करना वो भी कर लूंगा, लेकिन एक टाइम पे मुझे 2 तरीके का भी फसल मिल जाएगा। तो खेती 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 कर रहे हो, मुझे लगता नहीं है कि तुम में से कोई भी जाएगा बड़ा होकर किसान बनने, है कि नहीं है? सबका मन करता है नौकरी करे, पैसा कमाए। अगला देखिए, जो थर्ड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इट इज द प्लांटिंग ऑफ वेरियस क्रॉप ऑन अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर सक्सेस। मतलब एक के बाद एक फसल अगर हम लगा रहे हैं तो इसे हम क्रॉप रोटेशन कहेंगे। जैसे कि क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर वेरियस क्रॉप्स कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द पीरियड। कह रहा है क्रॉप रोटेशन तभी हम लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मान के चलिए इस सीजन में ये लगाया गया, फिर इसको काट लिया गया, फिर दूसरे सीजन में ये लगाया गया, तीसरे सीजन में इसको ये लगाया गया। तो सीजन बाय सीजन जो होता है उसको हम कहते हैं अपना क्रॉप रोटेशन। द क्रॉप टू बी प्लांटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जब आप एक फसल उग जाए, उसकी कटाई कर लो, उसकी कटाई करने के बाद फिर से खेत को जोता जाए और दोबारा से उसमें दूसरा फसल उगाया जाए। जैसे कि आप लोगों के गांव में होता है, किसी किसी के गांव में, जैसे मेरे गांव में क्या होता है, अभी जो समय चल रहा है उस समय मान के चलो कि अगर गेहूं लग रखा है, तो गेहूं जब सारा बड़ा हो जाएगा, काट लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उस खेत को दोबारा से जोता जाएगा। फिर गेहूं कटने के बाद फिर उसमें चावल लगाया जाएगा, यानी कि धान की खेती की जाती है। ब्लॉग देखना तो जाके चैनल पे देख लेना, धान का मैंने ब्लॉगिंग भी बना रखा है, मुझे आता है खेती करना, वो बात अलग है। तो क्या बोला होगा, 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी प्लांटेड इन अ ईयर विथ गुड हार्वेस्ट इफ क्रॉप रोटेशन इज डन एप्रोप्रिएटली। यानी कि अगर मैं ढंग से खेती करूं तो मैं 2 या 2 से अधिक 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मान सकते हो, इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि हर खेती करने में 3 से 4 महीना लगता है कोई भी फसल उगाने में। तो साल भर में मैं अच्छे से 2 तरीके की खेती, 3 तरीके की खेती भी कर लूंगा और भर भर के यील्ड आएगा, पूरी खेत में वही चीज रहेगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन और इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से ये लो 10 के 10 मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। 1000 बार कह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको तुरंत पता चलता रहे कौन सी वीडियो आ गई है। वैसे सारी आ चुकी है, आप अपनी क्लास की जाके देख सकते हैं, लेकिन इनका अगर आपको पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर देखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 9th क्लास का प्लेलिस्ट बन रखा है, साइंस का 1 शॉट दे रखा है, सब देखो भाई, लेकिन पेपर अच्छे से करो। जहां तक कर लियो दैट मीन्स आपने पढ़ लिया सारा, कांग्रेचुलेशन, इस चैप्टर के मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बाकी चैप्टर्स के करने के लिए जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।